नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, अब की बार वीडियो बनाने में कुछ विलम्ब हुआ, फिर भी आइए आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इम्पीरियलिज्म अर्थात साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद एक ऐसा विषय है जिस पर कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले हम समझते हैं कि इम्पीरियलिज्म अर्थात साम्राज्यवाद क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्पीरियलिज्म? मित्रों, इम्पीरियलिज्म शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इम्परेटर से हुई है और इसका जो सीधा संबंध है वो मुख्य रूप से तानाशाही या अत्यधिक केंद्रीकृत सरकार अथवा आप कह सकते हैं कि स्वेच्छाचारी अथवा निरंकुश शासन से है। औपचारिक रूप से कहें तो साम्राज्यवाद का अर्थ है एक देश का दूसरे देश के ऊपर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। मित्रों, साम्राज्यवाद के अंतर्गत लोगों का जीवन उनकी रुचियों के द्वारा नहीं अपितु साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा निर्देशित होता है। तो साम्राज्यवाद के उद्भव के विचार को हम सम्राट ऑगस्टस के इम्पेरियम रोमानम से ही अनुरेखित कर सकते हैं। सभ्यताओं के विकास के साथ साथ ही हमें समान रूप से साम्राज्यवाद एवं साम्राज्यों का भी दिग्दर्शन होता है, किंतु आधुनिक समय में 19वीं शताब्दी के फ्रांस और ब्रिटेन में एक धारणा के रूप में साम्राज्यवाद का अभ्युदय हुआ। सर्वप्रथम इंग्लैंड के डिज़रायली ने साम्राज्यवादी भावना का प्रयोग बड़े ही प्रभावी ढंग से अपने नीतियों में किया। उसकी रुचि इंग्लैंड के घरेलू मामलों की अपेक्षा विदेशी मामलों में अधिक थी। 1870 के दशक में साम्राज्यवादी नीतियों के आकस्मिक झोंके ने विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया और इसके संबंध में विभिन्न सिद्धांत सामने आए। तो साम्राज्यवाद के विषय में अनेक सिद्धांत हैं, जिनमें 3 सिद्धांत जो है वो बहुत प्रमुख हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक तो लिबरल थियरी या उदारवादी सिद्धांत, दूसरा जो है वो मार्क्सिस्ट थियरी या मार्क्सवादी सिद्धांत, और तीसरा है डेविल थियरी या डेविल सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत के प्रणेता हम जे.ए. हॉब्सन को मान सकते हैं। जे.ए. हॉब्सन जो है वो उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। उनका विचार है कि साम्राज्यवाद की जड़ हम आधुनिक पूंजीवाद के अधः पतनकारी प्रवृत्तियों में ढूंढ सकते हैं, जिसमें कि अतिरिक्त उत्पादन और पूंजी विदेशी बाजारों में अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग ढूंढते हैं। तो इस तरह से हॉब्सन का मानना है कि साम्राज्यवाद की जड़ जो है वो आधुनिक पूंजीवाद की अधः पतनकारी प्रवृत्तियों में है, जिसमें अतिरिक्त उत्पादन और पूंजी विदेशी बाजारों में अभिव्यक्ति का मार्ग ढूंढते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करें हम, तो मार्क्सवादी सिद्धांत साम्राज्यवाद के प्रसार का कारण परिपक्व हो रहे पूंजीवादी व्यवस्था में जो परिवर्तन उनमें ढूंढता है। यानी कि मार्क्सवादी सिद्धांत साम्राज्यवाद के प्रसार का कारण पूंजीवादी व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों में ढूंढता है। तो इस विचारधारा के अनुसार पूंजीवादी समाजों की यह प्रवृत्ति है कि वे गैर पूंजीवादी समाजों को अपना
गुलाम बना लें। अब उदाहरण के लिए लक्ज़ेमबर्ग का कहना है कि पूंजीवाद के विकास के लिए साम्राज्यवाद एक आवश्यक शर्त है। इसी तरह से काट्स्की और हिलफर्डिंग के विचार से भी साम्राज्यवाद सशक्त पूंजीवादी वर्ग की एक नीति है जिसे वित्तीय पूंजी तरजीह देती है। किंतु लेनिन और उसके अनुयायी विशेषतः बुखारिन साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की चरम अवस्था मानते हैं। लेनिन ने लिखा है कि अगर साम्राज्यवाद की संक्षिप्ततम परिभाषा करनी हो तो हम कहेंगे कि पूंजीवाद की इजारेदारानी अवस्था साम्राज्यवाद है। लेनिन एवं लक्ज़ेमबर्ग साम्राज्यवाद के माध्यम से विश्व युद्धों की अपरिहार्यता की व्याख्या भी करते हैं। उदारवादियों और मार्क्सवादियों में मूलभूत जो अंतर है वो यह है कि उदारवादी साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का परिणाम नहीं अपितु पूंजीवादी पद्धति के अंतर्गत कुछ अव्यवस्थाओं का परिणाम मानते हैं और इन अव्यवस्थाओं को आर्थिक सुधारों के द्वारा अपने यहाँ के बाज़ारों में वृद्धि करके दूर किया जा सकता है। मार्क्सवादी सिद्धांतों की आलोचना भी की जाती रही है समय समय पर। अब हम डेविल सिद्धांत की बातचीत करें तो डेविल सिद्धांत या डेविल थियरी जो कि अन्य दोनों सिद्धांतों की अपेक्षा यानी मार्क्सवादी सिद्धांत और जो उदारवादी सिद्धांत है उनकी अपेक्षा और निम्न बौद्धिक स्तर पर संपादित हुआ है। तो डेविल थियरी के अनुसार कुछ विशेष वर्ग जो कि युद्ध से लाभान्वित हुए थे जैसे कि युद्ध सामग्री के निर्माता आदि वो सदैव युद्ध की कामना करते थे और उसी में रुचि रखते थे। साम्राज्यवादी विस्तार उनकी योजना का एक अंग था जिससे कि वो लाभान्वित होते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मार्क्सवादी साम्राज्यवाद को पूंजीवाद से जोड़ते हैं, उदारवादी पूंजीवादी पद्धति की अव्यवस्थाओं के परिणाम के रूप में साम्राज्यवाद को देखते हैं और डेविल सिद्धांत के प्रवर्तकों के अनुसार साम्राज्यवाद कुछ नहीं अपितु दुष्ट पूंजीपतियों द्वारा अपने लाभ के लिए किए गए षड्यंत्र का परिणाम है। तो मित्रों, इस वर्गीकरण के अतिरिक्त कुछ अत्याधुनिक शोधकारियों ने साम्राज्यवाद के प्रसार के आक्रमणात्मक और सुरक्षात्मक पहलुओं की ओर संकेत किया है, जबकि कुछ अन्य शोधकारियों ने साम्राज्यवाद की असंख्य स्थानीय संघर्षों की पराकाष्ठा के रूप में व्याख्या की है। तो उपर्युक्त मतों को अच्छी तरह से समझने के लिए आवश्यक है कि उस युग की परिस्थितियों का विश्लेषण कर लिया जाए जबकि साम्राज्यवाद का प्रसार हो रहा था। तो मित्रों, आइए हम चर्चा करते हैं साम्राज्यवाद के उदय के कारणों पर। साम्राज्यवाद के उदय के लिए कई कारण बताए गए हैं, उन कारणों का विश्लेषण हम करते हैं संक्षेप में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में साम्राज्यवाद के प्रसार के लिए कई तथ्य जिम्मेदार थे। सर्वप्रथम कारण था औद्योगिक क्रांति, जिसने कि यूरोप के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की। उत्पादन में इस वृद्धि से माल की खपत के लिए अधिक बाजारों की आवश्यकता पड़ी और साथ ही साथ कच्चे माल की समस्या भी उठ खड़ी हुई। प्रतिद्वंद्वी यूरोपीय राष्ट्रों की संरक्षणवादी नीति भी इस संबंध में एक प्रेरक तथ्य था। जैसे आप कह सकते हैं कि संरक्षणवादी नीति ने भी जो है वो साम्राज्यवाद के उदय
में योगदान दिया। आगे चलकर औपनिवेशिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पूंजी निवेश एवं अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने की लालसा ने भी साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा मित्रों, आर्थिक कारणों के साथ साथ कुछ राजनीतिक कारण भी थे जिन्होंने साम्राज्यवाद के उदय में योगदान दिया। बिना राजनीतिक प्रभुत्व के पूंजीवाद सुरक्षित नहीं था, या आप कह सकते हैं कि बिना राजनीतिक प्रभुत्व के पूंजी निवेश सुरक्षित नहीं था। औपनिवेशिक साम्राज्यों के लिए विश्व के विभिन्न भागों में जो पावर वैक्यूम हो गया था उसे भरना आवश्यक था। उपनिवेशों का जो सामरिक मूल्य और नौसैनिक अड्डों की आवश्यकता थी, उसने भी साम्राज्यवाद के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत का काम किया। साथ ही साथ राष्ट्रीयता और जातीय अहंकार की भावना भी साम्राज्यवाद की प्रसार का एक प्रमुख कारण था। राष्ट्रीयता की भावना और जातीय अहंकार ये भी बड़े महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने साम्राज्यवाद को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार समुद्र पारीय देशों पर अधिकार की इच्छा पाश्चात्य जीवन का उद्देश्य बन गया। जो पाश्चात्य देश थे जो है उनका एक उद्देश्य बन गया कि वो समुद्र पार के जो देश हैं उनके ऊपर अपना अधिकार करें, वो इनके लिए एक मिशन बन गया। इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक और वैचारिक धारणाएं भी थी जिन्होंने साम्राज्यवाद के प्रसार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बहुत से यूरोपियों के विचार में साम्राज्यवाद का प्रसार जो था वो बहुत उदार था। वो समझते थे कि वे इसके माध्यम से संसार के पिछड़े हुए वर्गों के बीच सभ्यता का प्रचार कर रहे थे। फ्रांस के जूल फेरी ने कहा कि उच्च जातियों का यह कर्तव्य है कि वो हीन जातियों को सभ्य बनाएं। रुडयार्ड किपलिंग ने इसे वाइट मैन्स बर्डन की संज्ञा दी। क्रिश्चियन मिशनरियों ने क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने में बड़ा उत्साह दिखाया और वो कई जगहों में अकेले ही इस कार्य के लिए गए प्रारंभ में। बाद में उनके पीछे व्यापारी और सैनिक भी गए। मिशनरियों की रक्षा के नाम पर प्रायः युद्ध हुए और इस प्रकार विजित प्रदेशों पर वो अधिकार करते चले गए। इस प्रकार अनेक स्थानों पर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद ने आर्थिक साम्राज्यवाद की पूर्व पीठिका का कार्य किया। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक अवस्थाओं ने औपनिवेशिक विस्तार को प्रेरणा प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक संबंधों ने इसे आगे बढ़ाया और व्यक्तियों ने साम्राज्यवाद के मुख्य प्रतिनिधियों का कार्य किया। अब मित्रों, थोड़ा थोड़ा हम बहुत ही संक्षेप में साम्राज्यवाद कैसे एशिया और अफ्रीका में पहुंचा उसके ऊपर बातचीत करते हैं। एशिया में साम्राज्यवाद के प्रसार की सफलता के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण थे। प्रथमतः राष्ट्रवादी बंधनों और राष्ट्रीय निष्ठा का लोगों में अभाव था, जिसने कि राजनैतिक विखंडन को जन्म दिया एशिया में। द्वितीयतः एशिया में औद्योगिक क्रांति का अभाव था। औद्योगिक क्रांति के अभाव ने आर्थिक पिछड़ेपन को जन्म दिया एशिया में। इसके कारण बाहरी लोग पूर्णतया जो शहरी लोग थे वो पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर निर्भर थे। सैनिक दृष्टि से भी जो एशियाई राष्ट्र थे वो कमज़ोर थे। एशिया में बनने वाली वस्तुएं पाश्चात्य देशों में बहुत लोकप्रिय थी और उनकी मांग भी बहुत थी, किंतु एशिया के लोग मशीनों के अभाव में अधिक उत्पादन नहीं कर सकते थे और पिछड़े हुए थे।
तो 19वीं शताब्दी में एशियाई देशों की सरकारें भी बहुत मजबूत नहीं थीं और उन्होंने लोगों के कल्याण पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। तो इन बातों को अगर हम देखें तो इससे सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका लाभ उठा करके, यानी कि एशियाई देशों के पिछड़ेपन का, आर्थिक राजनीतिक पिछड़ेपन का लाभ उठा करके मुट्ठी भर लोग ही किसी भी एशियाई देश पर आसानी से अपना कब्जा जमा लेते थे। हम भारत की बात करें तो भारत में उपनिवेशवाद की प्रक्रिया फ्रांस एवं ब्रिटेन की प्रतिद्वंदिता से प्रारंभ हुई। अंत में ब्रिटेन अपनी प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहा। ब्रिटिश भारत में व्यापार करने आए थे। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर व्यापार एवं आर्थिक संसाधनों पर अधिकार कर लिया और उन्होंने भारत का उपयोग अपने देश के उद्योगों के लिए कच्चे माल जुटाने और यहाँ पर लाभ के लिए पूंजी निवेश करने में किया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया और अपने ढंग से शासन व्यवस्था में उन्होंने मनचाहा फेरबदल किया। उन्होंने भारत में ऐसी शासन पद्धति लागू की जिससे कि पूरी तरह से केवल उनका ही लाभ हो। उन्होंने भारत के हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया पूरी तरह से, उसका वाणिज्यीकरण कर दिया, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। लाखों पाउंड रुपया भारत से बाहर ब्रिटिशों के लाभ के रूप में जाने लगा, जिसमें आप दादा भाई नौरोजी ने इस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया था और उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का प्रतिपादन किया था, धन के निष्कासन के सिद्धांत का। तो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने यहाँ पर संचार एवं यातायात का विकास किया और किसानों से ज़बरदस्ती चाय, कॉफ़ी, नील आदि की खेती कराई। भारतीयों को प्रशासन के जिम्मेदार पदों से दूर रखा गया, अलग ही रखा गया। तो इस प्रकार भारत एक औपनिवेशिक साम्राज्य बन गया। इसी तरह से मित्रों, चीन की बात करें हम तो चीन में यूरोपीय देशों के साम्राज्यवादी विस्तार ने एक नया रूप धारण किया। यद्यपि चीनी वस्तुओं की यूरोप में बहुत अधिक खपत थी, फिर भी यूरोपीय वस्तुओं की चीन में मांग बहुत कम थी। इसलिए ब्रिटिशों ने चीन में अफ़ीम की स्मगलिंग प्रारंभ की। एक चीनी अधिकारी ने जब इस अवैध तस्करी को, अफ़ीम की तस्करी को बंद करने के लिए अफ़ीम की पेटियां समुद्र में फेंकवा दी, तो चीन एवं ब्रिटेन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें चीन हार गया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ लोगों ने कुछ समुद्री बंदरगाहों और अतिरिक्त क्षेत्राधिकार पाने में सफलता प्राप्त की। तो यह चीन में एक प्रकार से साम्राज्यवाद की शुरुआत थी और अन्य यूरोपीय शक्तियाँ भी जो है वो ब्रिटेन के पीछे पीछे आई। उन्होंने भी उसका अनुकरण किया और वे उसी प्रकार के अधिकारों को उन्होंने भी प्राप्त कर लिया जिस प्रकार के अधिकार अंग्रेज़ों ने प्राप्त किए थे। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, अफ़ीम युद्ध, प्रथम और द्वितीय अफ़ीम युद्ध, उसको आप पूरा डिटेल जानने के लिए देख सकते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप उन्मुक्त द्वार की नीति का विकास हुआ। धीरे धीरे चीन की कई औपनिवेशिक भागों में चीन को बांट दिया गया, जहाँ की अलग अलग यूरोपीय शक्तियों, अमेरिका आदि ने उसका शोषण प्रारंभ किया। तो चीन के युद्ध नेताओं ने साम्राज्यवाद को बनाए रखने में यूरोपीय शक्तियों की मदद की। इसी तरह से इंडो चाइना में नेपोलियन तृतीय के समय से फ्रांसीसी साम्राज्यवाद सक्रिय था। फ्रांस ने यहाँ पर बहुत सोच समझकर अनेकों कदम उठाए और यहाँ पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अमेरिका भी फिलीपाइंस पर अधिकार करके इस दौड़ में शामिल हो गया। मध्य एवं पश्चिम एशिया में मुख्य प्रतिद्वंदी रूस और ब्रिटेन थे और झगड़े की जड़ ईरान और अफ़गानिस्तान थे। आंग्ल रूस संधि के अनुसार ईरान को 3 भागों में बांटा गया। 2 भागों पर दोनों ने अधिकार जमाया और 1 भाग को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। अफ़गानिस्तान पर दोनों में किसी का भी प्रभुत्व स्थापित नहीं किया गया और उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। जर्मनी ने टर्की के ऊपर अपना अधिकार
बढ़ाना चाहा और उसने महत्वपूर्ण वाणिज्यिक छूट इत्यादि प्राप्त की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही इस क्षेत्र की स्थिति में फिर से परिवर्तन हुआ। जापान एकमात्र एशियाई देश था जिसने साम्राज्यवाद का अनुकरण किया। उसने 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अपनी साम्राज्यवादी नीति का प्रसार किया और मित्रों, कोरिया जापान की नीति का शिकार बना। जापान ने संसार को यह दिखाया कि साम्राज्यवाद विश्व की एक विशेष जाति तक ही सीमित नहीं है। आगे चल कर के जापान ने चीन को भी हराया अलग अलग युद्धों में और साथ ही साथ उसने रूस को भी हराया। तो साम्राज्यवाद के प्रसार के गंभीर परिणाम हुए धन का अपमान या धन का निष्कासन और आर्थिक स्रोतों के शोषण के गंभीर परिणाम हुए। लोगों में साम्राज्यवाद विरोधी भावना का प्रसार हुआ। बाद में इसी भावना ने राष्ट्रवादी आंदोलन का रूप ले लिया जो कि 20वीं सदी में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अब बहुत ही संक्षेप में मित्रों, हम एशिया के बाद अफ्रीका में साम्राज्यवाद की बात करें। अफ्रीका के साथ यूरोपीय देशों के संबंध 15वीं शताब्दी के बाद से केवल कुछ तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित थे। इन सीमित संबंधों का भी परिणाम बहुत दुखद हुआ और साम्राज्यवाद ने यहाँ पर दास प्रथा के रूप में एक बहुत ही घृणित रूप ले लिया। तो इस व्यापार ने पूंजीवाद के अनूठे चरित्र को उदाहरण सहित पेश किया। मार्क्स के शब्दों में वेयर लेबर पावर इटसेल्फ बिकेम अ कमोडिटी, यानी कि लेबर पावर जो था वो खुद ही एक कमोडिटी बन गई। दास व्यापार पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ किया गया और कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने इस पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने लिस्बन में एक दास व्यापार की बाजार की स्थापना की और स्पेनी लोग यहाँ से दासों को खरीद कर अमेरिका के अपने उपनिवेशों में काम कराने हेतु ले जाते थे। अमेरिका में जब दासों की मांग बढ़ी तो वे सीधे अफ्रीका से ही अमेरिका भेजे जाने लगे। जब दास व्यापार को अवैध घोषित कर दिया गया तो यूरोपीय शक्तियों ने सीधे सीधे अफ्रीकी देशों की विजय करने का निश्चय किया। अन्वेषकों और मिशनरियों का दल अफ्रीका की ओर अग्रसर हुआ। अब पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका की बात करें तो पश्चिम एवं मध्य अफ्रीका का साम्राज्यवादी शोषण बेल्जियम के द्वारा प्रारंभ किया गया और वहाँ पर का शासक लियोपोल्ड द्वितीय जो था वो की आर्थिक सहायता से लियोपोल्ड द्वितीय की आर्थिक सहायता से एचएम स्टेनले ने इंटरनेशनल कांगो एसोसिएशन की स्थापना की। मानवीय सद्भावना के प्रदर्शन की आड़ में स्टेनले ने 1885 तक लगभग 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूमि पर अधिकार कर कांगो फ्री स्टेट की स्थापना की। स्टेनली ने इसे अनूठा मानवीय एवं राजनैतिक उद्यम कहा। रबड़ और हाथी दांत इस क्षेत्र के मुख्य आकर्षण थे। बाद में इंग्लैंड एवं अमेरिका इस क्षेत्र में शोषण की होड़ में शामिल हो गए। आगे चल कर के कांगो का सोना, हीरा, यूरेनियम, टिम्बर और तांबा आदि हाथी दांत और रबड़ से अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ब्रिटिशों ने नाइजीरिया, बेल्जियम ने कांगो, फ्रांस ने कांगो नदी के उत्तरी भाग को विजित करने के लिए कदम उठाया। 1880 के बाद जर्मनी भी टोगोलैंड पर अधिकार करके इस दौड़ में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य अंगोला और मोजाम्बिक के बंटवारे का समझौता हुआ। टोगोलैंड और कैमरून का विभाजन इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी के मध्य हो गया। स्पेन के पास पश्चिमी तट पर अफ्रीका के दो प्रदेश थे, रियो डी अरो और गुआना। पुर्तगाल ने अंगोला और पुर्तगाली गुआना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार लाइबेरिया को छोड़कर समूचा पश्चिमी अफ्रीका यूरोपियों में विभाजित हो गया। दक्षिण अफ्रीका में की बात करें हम तो दक्षिण अफ्रीका में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अंग्रेज़ों का प्रभाव था वहाँ पे और इस क्षेत्र को उन्होंने डचों से प्राप्त किया। अंग्रेज साहसिक सेसिल रोड्स जो था वो
दक्षिण अफ्रीका आया 1870 के बाद, और यहाँ पर उसने सोने और हीरे को अवशेषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस उपनिवेश का नाम रोडेशिया उसी के नाम पर रख दिया गया। आजकल इसका नाम जाम्बिया है। रोड्स एक मानव प्रेमी अथवा लोकोपकारक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ब्रिटेन ने बेचुआना लैंड, स्वेज लैंड और बासुटो लैंड पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद शीघ्र ही केप, नाटाल, ट्रांसवाल और ऑरेंज नदी की जो कॉलोनी थी उसको मिला करके दक्षिण अफ्रीका संघ की स्थापना की गई। इस क्षेत्र पर सदैव गोरों का शासन चलता रहा और काफ़ी समय से चलता ही आ रहा है, आप कह लीजिए। आगे चल कर के वहाँ पे फिर जब नेल्सन मंडेला वगैरह को जेल से छोड़ा गया तो फिर उन्होंने वहाँ पे नई सरकार बनाई आधुनिक युग में। तो पूर्वी अफ्रीका की बात करें हम, तो पूर्वी अफ्रीका में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने मोजाम्बिक पर अधिकार कर लिया, और उसके बाद शीघ्र ही यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी अपनी योजनाओं के साथ यहाँ पे अवतरित हुए, और उन्होंने अनेक भागों पे, फ्रांस ने जो है मेडागास्कर, जर्मनी तथा इंग्लैंड ने पूर्वी अफ्रीका का बंटवारा कर लिया। तो इटली भी सोमालीलैंड पे अधिकार करके इस दौड़ में शामिल हो गया, किंतु अबिसिनियनों द्वारा पराजित होने पर इटली का जो साम्राज्यवादी प्रसार था वो रुक गया। इसी तरह से उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया पर 1830 में फ्रांस ने अधिकार किया। इसके बाद फ्रांस और इटली के मध्य एक समझौते के द्वारा मोरक्को फ्रांस को मिला और त्रिपोली इटली को मिला। तो 1904 में अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों में एक संधि हुई, जिसके अनुसार मिस्र इंग्लैंड को और मोरक्को फ्रांसीसियों द्वारा अधिकृत हुआ। इसके बाद मिस्र की अर्थव्यवस्था का औपनिवेशीकरण बड़ी तेज़ी से प्रारंभ हुआ, और वह अपने प्राकृतिक संसाधनों से वंचित हो गया तथा उसकी संपत्ति का अपवहन होने लगा, ड्रेन होने लगा। तो इसी प्रकार सूडान भी ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य विभाजित हो गया। तो साम्राज्यवाद का प्रभाव अफ्रीका पे बहुत गहरा पड़ा। यूरोपीय देशों द्वारा आर्थिक, भौतिक एवं मानवीय शोषण के साथ ही साथ जातीयता की भावना का भी प्रचार किया गया। कदम कदम पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी स्तरों पर अफ्रीकी लोगों का शोषण हुआ, वो उसके शिकार हुए, और इन सब का अंतिम परिणाम यह हुआ कि लोगों ने साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन प्रारंभ कर दिया, और अनेक देशों में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ, और अनेक देश स्वतंत्र होने में